क्या एक दोस्त की आंखों में छिपी नफरत को आप पहचान सकते हैं? क्या दोस्ती के पवित्र धागे में जब जलन की गांठ पड़ जाए तो वो टूटकर किसी की जान ले सकती है? और क्या भगवान, जिनके सामने कस्में खाई जाती है, उसी कसम को तोड़ने वालों को देख रहे होते हैं? ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो टूटकर कांच की तरह बिखर गया। ये कहानी उस दोस्ती की है जो अमृत से शुरू हुई और विष पर खत्म होने की कगार पर है। क्या हुआ उस रात जब दो जिस्म, एक जान कहे जाने वाले दोस्त, एक दूसरे के दुश्मन बन गए? कहा गया, राजेश, क्या विजय की आंखों में जो आंसू है वो सच के हैं या घड़ियाली? पुलिस किसे पकड़ेगी, कातिल को या उस दोस्त को जिस पर कोई शक भी नहीं कर सकता? चलिए मेरे साथ इस उलझी हुई दास्तां की परतों को खोलने, लेकिन सावधान, हर परत के नीचे एक नया रहस्य और एक नया दर्द छिपा है। क्या आप इस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये कहानी उस गांव की मिट्टी से शुरू होती है जहां आज भी रिश्ते मतलब से नहीं बल्कि मन से निभाए जाते हैं। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और अजान की पाक आवाज से होती थी। इसी गांव में दो बच्चे बड़े हो रहे थे, राजेश और विजय। उनकी दोस्ती गांव के पुराने बरगद के पेड़ की तरह थी, जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी और जिसकी छाव में पूरा गांव बैठता था। राजेश शांत स्वभाव का, ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला, भोला भंडारी का भक्त। उसकी मां कहती थी, मेरा राजू तो साक्षात शिव का अंश है, किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। और ये सच भी था। राजेश की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता तो लगता जैसे कोई मरहम लगा रहा हो। वही दूसरी तरफ था विजय, तेज, चालाक, दुनियादारी की समझ रखने वाला। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े आदमी बनने के सपने, लेकिन उसकी हर उड़ान की डोर राजेश के भरोसे से बंधी थी। विजय कहता था, राजेश, तू मेरा सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा लकी चार्म है। तू साथ है तो मैं दुनिया जीत लूंगा। दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। अगर एक को चोट लगती तो दर्द दूसरे को होता, एक का उपवास होता तो दूसरा भी अन्न का दाना नहीं छूता था। उनकी दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं, एक इबादत थी, एक पूजा थी, जिसे दोनों हर रोज पूरी शिद्दत से करते थे। गांव के शिव मंदिर में दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कसम खाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे। हमारी दोस्ती में कभी कोई तीसरा नहीं आएगा, न कोई इंसान, न कोई मतलब। और भोलेनाथ को साक्षी मानकर उन्होंने अपनी दोस्ती को एक पवित्र बंधन में बांध लिया था। समय बीतता गया, दोनों जवान हुए। गांव की छोटी सी दुनिया उनके सपनों के लिए छोटी पड़ने लगी। विजय ने एक दिन राजेश से कहा, राजेश, अब हमें इस गांव से निकलकर मुंबई जाना होगा। सपनों का शहर, वहां हमारे सपने पूरे होंगे। मैं बिजनेस करूंगा और तू मेरा साथ देगा। हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बनाएंगे। राजेश थोड़ा हिचकिचाया। उसे अपना गांव, अपनी मिट्टी, अपना मंदिर छोड़ने का मन नहीं था। लेकिन विजय की जिद और उसके सपनों की चमक के आगे वो झुक गया। उसने अपनी मां के पैर छुए, भोलेनाथ के मंदिर में माथा टेका और विजय का हाथ थामकर निकल पड़ा एक अनजाने सफर पर। मुंबई शहर, जो कभी सोता नहीं, जहां लाखों लोग अपनी आंखों में सपने लिए आते हैं और कुछ ही के सपने पूरे होते हैं। इस भीड़ भरे शहर में दोनों दोस्त एक छोटी सी खोली में रहने लगे। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई। कभी खाने के पैसे नहीं होते तो कभी रातें भूखे पेट गुजारनी पड़ती, लेकिन उनका साथ और एक दूसरे पर भरोसा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। राजेश पूजा पाठ करता और भगवान से सब ठीक होने की प्रार्थना करता। विजय मौके तलाशता। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली। विजय का दिमाग और राजेश की ईमानदारी रंग लाने लगी। राजेश ग्राहकों से इतने प्यार और सच्चाई से बात करता कि लोग खींचे चले आते। विजय बिजनेस को बढ़ाने के नए नए तरीके सोचता। धीरे धीरे उनकी छोटी सी दुकान चल पड़ी। अब उनके पास पैसे थे, थोड़ी बेहतर जिंदगी थी, लेकिन वो आज भी उसी एक खोली में रहते थे। उनका रिश्ता आज भी वही था। हर रात वो काम खत्म करके साथ में खाना खाते
और अपने गांव की बातें करते, अपनी दोस्ती की कस्में दोहराते, राजेश कहता, देख विजय, भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, सब कितना अच्छा हो गया है। विजय हंसकर कहता, ये तो बस शुरुआत है मेरे भाई, अभी तो हमें आसमान छूना है। और फिर एक दिन उनकी दुकान पर नेहा आई। वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। उसकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था। वो अपना फोन ठीक कराने आई थी और राजेश से बात करते हुए उसकी नजरें राजेश की ईमानदारी और सादगी पर टिक गई। राजेश ने भी जब उसे देखा तो एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। वो पहली नजर का प्यार नहीं था, वो एक रूहानी खिंचाव था, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान रही हों। नेहा भी शिव की भक्त थी और जब उसे पता चला कि राजेश भी शिव भक्त है तो बातों का सिलसिला चल पड़ा। वो अब बहाने बहाने से दुकान पर आने लगी, कभी फोन के कवर के लिए तो कभी किसी और काम से। राजेश और नेहा के बीच एक अनकहा पवित्र रिश्ता पनपने लगा। ये सब विजय देख रहा था और पहली बार, बरसों में पहली बार उसके दिल में जलन की एक छोटी सी चिंगारी सुलग उठी। वो नेहा की खूबसूरती पर मोहित था, लेकिन नेहा की आंखें सिर्फ राजेश को देखती थी। विजय को पहली बार लगा कि राजेश उससे कुछ छीन रहा है, वो चीज जो विजय को चाहिए थी। वो राजेश को बिना मांगे मिल रही थी। ये बात उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आपका सबसे करीबी दोस्त आपसे आगे निकलने लगे और आपके दिल में खुशी की जगह एक अजीब सी बेचैनी होने लगे? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यही वो पल था जहां से इस कहानी में जहर घुलना शुरू हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि विजय की ये छोटी सी जलन कैसे एक भयानक आग में बदली, तो इस कहानी के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी कहने का अंदाज पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कोई न्यू वीडियो मिस न हो। विजय ने अपनी जलन को दोस्ती के नकाब के पीछे छिपा लिया। वो राजेश से पहले की तरह ही हंसकर बात करता, लेकिन अब उसकी हंसी में वो खनक नहीं थी। उसकी आंखों में अब वो प्यार नहीं, बल्कि एक सवाल था, मुझ में क्या कमी है? वो नेहा से भी दोस्ती करने की कोशिश करता, लेकिन नेहा उसे सिर्फ राजेश के दोस्त की नजर से देखती। एक दिन विजय ने राजेश से मजाक में कहा, भाई, लगता है भाभी मिल गई है, अब तो तू हमें भूल ही जाएगा। राजेश शर्मा गया और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तू मेरा भाई है, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन विजय के मन का कीड़ा कुलबुला रहा था। उसे लग रहा था कि राजेश की वजह से नेहा उसे भाव नहीं दे रही। बिजनेस भी अब बड़ा हो रहा था, पैसा आ रहा था, और जहां पैसा आता है वहां शैतान भी अपना घर बना लेता है। विजय ने हिसाब किताब में छोटी छोटी हेराफेरी करनी शुरू कर दी। वो राजेश को बताए बिना कुछ पैसे अपने लिए अलग रखने लगा। राजेश को इन सब की भनक तक नहीं थी। वो विजय पर आंख बंद करके भरोसा करता था। उसके लिए विजय का कहा हर शब्द पत्थर की लकीर था। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन छिपता नहीं। एक दिन एक सप्लायर ने राजेश से पुराने पेमेंट के बारे में पूछा। राजेश ने कहा कि पेमेंट तो विजय ने कर दी थी, लेकिन सप्लायर ने मना कर दिया। जब राजेश ने विजय से इस बारे में पूछा तो विजय ने बहाना बना दिया, अरे यार, मैं भूल गया था। आजकल नेहा भाभी के ख्यालों में इतना खोया रहता है तो कि बिजनेस पर ध्यान ही नहीं है। राजेश चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में शक का एक छोटा सा बीज पड़ चुका था। यह पहली बार था जब उसे विजय की बात पर यकीन नहीं हुआ। उधर नेहा और राजेश का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। नेहा ने राजेश को अपने परिवार से मिलवाया और उनके परिवार को राजेश की सादगी और संस्कार बहुत पसंद आए। उनकी शादी की बात चलने लगी। ये खबर जब विजय को मिली तो उसके सीने पर सांप लौट गया। उसे लगा जैसे उसकी बची खुची दुनिया भी उजड़ गई। जिस नेहा को वो मन ही मन चाहता था, वो अब हमेशा के लिए उसके दोस्त की होने जा रही थी। उस रात विजय ने बहुत शराब पी। नशे में वो राजेश की खोली में पहुंचा और उस पर चिल्लाने लगा, सब कुछ तुझे ही क्यों मिलता है पहले ये बिजनेस, अब ये शोहरत, और अब नेहा भी।
मैं क्या तेरा नौकर हूं जो बस तेरे पीछे पीछे घूमता रहूं? राजेश हैरान रह गया। उसने आज तक विजय का ये रूप नहीं देखा था। उसने विजय को समझाने की कोशिश की। विजय, तू ये क्या कह रहा है? होश में तो है। नेहा तुझे भी उतना ही मानती है और ये बिजनेस हम दोनों का है। लेकिन विजय सुनने को तैयार नहीं था। झूठ मत बोल। मैंने देखा है नेहा की आंखों में तेरे लिए यार, और मेरे लिए सिर्फ दोस्ती। क्यों? क्योंकि तू सीधा सादा होने का नाटक करता है। तूने उसे अपनी बातों में फंसाया है। दोनों के बीच बहस बढ़ गई, आवाजें ऊंची हो गई, बात हाथापाई तक पहुंच गई। राजेश ने कभी विजय पर हाथ नहीं उठाया था। वो बस अपना बचाव कर रहा था। लेकिन विजय के सिर पर तो खून सवार था। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठा ली। आज मैं इस दोस्ती को और इस धोखे को यही खत्म कर दूंगा। राजेश की आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही विजय था जो उसके लिए जान देने की बात करता था। आज वही उसकी जान लेने पर तुला था। राजेश ने हाथ जोड़ दिए। विजय, मेरे भाई, ये तू क्या कर रहा है? हम दोस्त हैं। हमने शिव मंदिर में कसम खाई थी। कसम का नाम सुनते ही विजय एक पल के लिए रुका। उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन फिर नेहा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया और उसकी नफरत फिर से जाग उठी। उसने चिल्लाकर कहा, भाड़ में गई वो कसम और भाड़ में गया वो भगवान। आज सिर्फ हिसाब होगा। और उसने पूरी ताकत से वो रॉड घुमा दी। एक जोरदार चीख और फिर खामोशी। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने दुकान का शटर आधा खुला देखा और अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, शटर उठाया गया और अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। दुकान का सामान बिखरा पड़ा था। गल्ले से पैसे गायब थे और जमीन पर खून के कुछ धब्बे थे। लेकिन राजेश वहां नहीं था। राजेश कहा गया। क्या विजय ने उसे मार दिया? या कहानी में कोई और भी है जिसके बारे में हम नहीं जानते? पुलिस ने तुरंत विजय को पूछताछ के लिए बुलाया। विजय फूट फूट कर रो रहा था। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई, मेरा राजेश कहाँ है? कल रात हम दोनों ने साथ में खाना खाया था। वो बहुत खुश था। कह रहा था कि बिजनेस और बढ़ाएंगे। फिर मैं अपने एक दोस्त की पार्टी में चला गया। सुबह आकर देखा तो दुकान खुली थी और राजेश गायब था। जरूर किसी ने लूटपाट के इरादे से उस पर हमला किया है। मेरे भाई को ढूंढ लाइए साहब, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। विजय की एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि एक पल के लिए पुलिस को भी उस पर तरस आ गया। लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा, जो सालों से ऐसे केस देख रहे थे, उनकी अनुभवी आंखों को विजय के आंसुओं के पीछे छिपा एक खौफ नजर आ रहा था। क्या इंस्पेक्टर शर्मा इस खौफ को पत पाएंगे? क्या नेहा को जब यह खबर मिलेगी तो उसका क्या हाल होगा? और सबसे बड़ा सवाल, राजेश जिंदा भी है या नहीं? ये सब जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि उस राज से पर्दा उठेगा जो दोस्ती के खून से लिखा गया है। तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आपके हर कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और हां, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि असली रहस्य तो अब खुलेगा। इंस्पेक्टर शर्मा ने अपनी पैनी नजरों से विजय को घूरते हुए पूछा, पार्टी? किस दोस्त की पार्टी में गए थे तुम? नाम, पता और फोन नंबर बताओ। विजय ने बिना एक पल गवाए तुरंत एक नाम और पता बता दिया। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपनी झूठी कहानी के हर किरदार को पहले से ही तैयार कर रखा था। पुलिस की एक टीम तुरंत उस पते पर वेरीफाई करने के लिए निकल गई, जबकि इंस्पेक्टर शर्मा ने विजय से पूछताछ जारी रखी। राजेश का किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर, सोचकर बताओ विजय। छोटी से छोटी बात भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो सकती है। विजय ने एक गहरी सांस ली, जैसे कुछ बहुत दर्दनाक याद कर रहा हो, और बोला, दुश्मनी तो नहीं साहब, राजेश तो चींटी को भी नहीं मार सकता था। हाँ, परसों रात हमारी थोड़ी बहस हो गई थी। इंस्पेक्टर शर्मा की दिलचस्पी बढ़ गई। कैसी बहस? विजय ने नजरें झुका ली। साहब, वो नेहा को लेकर थी। नेहा, राजेश की मंगेतर। मैं उसे अपनी भाभी मानता हूं।
लेकिन राजेश को शक हो गया था कि मैं नेहा पर गलत नजर रखता हूं। उसने मुझसे बहुत गलत सलत कहा। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो मेरा भाई है और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, पर वो गुस्से में था। उसने मुझसे कहा कि मैं दुकान और उसकी जिंदगी दोनों से दूर चला जाऊं। विजय ने अपनी बात खत्म करके फिर से रोना शुरू कर दिया। साहब, क्या एक भाई पर शक करने की सजा इतनी बड़ी होती है? क्या वो मुझसे इतना नाराज हो गया कि मुझे छोड़कर ही चला गया? इंस्पेक्टर शर्मा चुपचाप सब सुन रहे थे। विजय ने बड़ी चालाकी से कहानी को एक नया मोड़ दे दिया था। उसने न सिर्फ अपने ऊपर से शक हटाने की कोशिश की, बल्कि राजेश के गायब होने का एक संभावित कारण भी पुलिस को दे दिया कि शायद राजेश खुद ही कहीं चला गया हो। इसी बीच पुलिस टीम विजय के बताए दोस्त के घर से वापस आई और बताया कि विजय सच कह रहा है। वो रात को पार्टी में मौजूद था और देर रात तक वही था। ये विजय का पहला दाव था जो सफल रहा। उसने अपने लिए एक पक्का सबूत बना लिया था। अब पुलिस का शक विजय से हटकर दूसरी दिशाओं में घूमने लगा। क्या सच में राजेश नाराज होकर कहीं चला गया, या फिर यह कोई लूटपाट का ही मामला है और लुटेरों ने राजेश को अगवा कर लिया है? पुलिस ने राजेश की तस्वीर हर जगह सर्कुलेट कर दी और उसकी तलाश शुरू कर दी। उधर जब ये खबर नेहा तक पहुंची तो उस पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। वो बदहवास हालत में पुलिस स्टेशन पहुंची। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। उसने इंस्पेक्टर शर्मा से कहा, साहब, राजेश ऐसा नहीं है। वो किसी से नाराज होकर कहीं नहीं जा सकता। वो बहुत जिम्मेदार है और मुझसे, अपनी मां से वो बहुत प्यार करता है। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता। जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। नेहा की बातों ने इंस्पेक्टर शर्मा के मन में दबे शक को फिर से हवा दे दी। उन्हें विजय की कहानी और नेहा के विश्वास में एक बड़ा विरोधाभास दिख रहा था। उन्होंने नेहा से पूछा, क्या राजेश ने कभी विजय के बारे में तुमसे कोई शिकायत की थी? नेहा ने एक पल सोचा और फिर धीरे से कहा, हां, एक दो बार उन्होंने कहा था कि विजय का ध्यान आजकल बिजनेस पर नहीं है और वो हिसाब किताब को लेकर भी थोड़ा परेशान थे। लेकिन उन्होंने कभी खुलकर कुछ नहीं बताया। वो विजय को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ा सुराग था। विजय ने कहा था कि राजेश उस पर शक करता है, जबकि नेहा कह रही थी कि राजेश बिजनेस को लेकर परेशान था। दोनों कहानियां मेल नहीं खा रही थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने फैसला किया कि वो उस दुकान की फिर से तलाशी लेंगे। इस बार और भी बारीकी से फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। दुकान के हर कोने की जांच की गई और फिर काउंटर के नीचे एक ऐसी जगह जहां आसानी से नजर नहीं जाती, फोरेंसिक एक्सपर्ट को खून का एक छोटा सा, लगभग सूख चुका धब्बा मिला। यह धब्बा उस जगह से अलग था जहां पहले खून के निशान मिले थे। ये एक छिपा हुआ सुराग था जिसे कातिल ने मिटाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। अब सवाल यह था कि यह खून किसका है? क्या यह राजेश का है या किसी और का? और अगर यह राजेश का है तो फिर उसकी लाश कहाँ है? केस और भी ज्यादा उलझता जा रहा था। एक तरफ विजय था जिसके पास अपनी बेगुनाही का सबूत था। दूसरी तरफ नेहा का अटूट विश्वास था कि राजेश खुद कहीं नहीं जा सकता। और अब यह खून का नया धब्बा जो किसी अनकही कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। इंस्पेक्टर शर्मा को एहसास हो गया था कि यह केस उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। इस दोस्ती की दरार के पीछे एक गहरा और खौफनाक राज दफन है और उस राज को खोलने के लिए उन्हें उस रात के हर पल को फिर से जीना होगा। उन्हें विजय के बुने हुए झूठ के जाल को तोड़ना होगा। लेकिन कैसे, जब सबूत विजय के पक्ष में थे? क्या कोई ऐसा गवाह सामने आएगा जो उस रात का सच जानता हो, या फिर विज्ञान यानी फोरेंसिक रिपोर्ट इस दोस्ती के नकाब के पीछे छिपे कातिल का चेहरा बेनकाब करेगी? कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य है और हर चेहरे पर एक नकाब। सच क्या है और झूठ क्या, ये जानना अभी बाकी है। इंस्पेक्टर शर्मा की अनुभवी आंखें विजय के आंसुओं के पार उसके कांपते हुए होठों और बेचैन हाथों को देख रही थी। ये आंसू दुख के नहीं, डर के थे। उस डर के
जो एक अपराधी की आत्मा में बसता है। इंस्पेक्टर शर्मा ने मन ही मन तय कर लिया कि इस नकाब के पीछे छिपे चेहरे को वो हर हाल में बेनकाब करेंगे। उन्होंने अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांटा। एक टीम को दुकान की दोबारा और इस बार इंच की फोरेंसिक जांच करने का आदेश दिया, और दूसरी टीम को विजय के उन सभी दोस्तों को फिर से उठाने का हुक्म दिया जो उस रात की पार्टी में शामिल थे। इंस्पेक्टर शर्मा जानते थे कि झूठ की दीवार में दरार जरूर होती है, बस उसे खोजने वाली नजर चाहिए। उन्होंने नेहा को बुलाया, जो अब भी सदमे में थी, और बहुत नरमी से पूछा, नेहा, फिर से सोचो, क्या राजेश ने पैसों को लेकर या किसी और बात को लेकर कोई ऐसी चीज बताई जो तुम्हें अजीब लगी हो? नेहा ने रोते हुए याद करने की कोशिश की और फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, हाँ साहब, राजेश ने बताया था कि उसने हमारी शादी और गांव में मां के लिए घर बनाने के वास्ते कुछ पैसे अलग से जमा किए हैं। वो कह रहा था कि ये उसकी गुप्त बचत है, जिसके बारे में उसने विजय को भी नहीं बताया था। वो इसे एक सरप्राइज की तरह रखना चाहता था। ये सुनते ही इंस्पेक्टर शर्मा के कान खड़े हो गए। मकसद, कत्ल का सबसे बड़ा कारण अब उनके सामने था। पैसा और जलन, ये दोनों जहर जब मिल जाए तो किसी भी रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पैसा दोस्ती से बड़ा हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सोच हमें सच के और करीब ले जा सकती है। उधर फोरेंसिक टीम को दुकान की तलाशी लेते हुए काउंटर के नीचे एक ऐसी जगह जहां किसी की नजर न पड़े, लकड़ी की दरार में फंसा खून का एक बहुत छोटा, लगभग सूख चुका धब्बा मिला। ये बाकी बिखरे हुए खून के धब्बों से अलग था। ये छिपा हुआ था, जैसे कोई राज हो जिसे मिटाने की कोशिश की गई हो। सैंपल को तुरंत डीएनए जांच के लिए भेज दिया गया। इसी बीच पुलिस के सख्त रवैये के आगे विजय का एक दोस्त टूट गया। उसने कबूल किया कि विजय पार्टी से करीब 1-1.5 घंटे के लिए गायब था। उसने कहा था कि वो एक जरूरी काम से जा रहा है और किसी को कुछ न बताने की कसम दी थी। विजय का बनाया हुआ सबूत का किला अब ढह चुका था। इंस्पेक्टर शर्मा ने विजय को दोबारा थाने बुलवाया। इस बार विजय के चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह खौफ था। शर्मा ने उसके सामने उसके दोस्त का बयान रखा। कहा थे, तुम उस 1 घंटे में विजय, कौन सा जरूरी काम था जो तुम्हें अपने भाई राजेश से ज्यादा प्यारा था? विजय हकलाने लगा, नहीं साहब, मैं कहीं नहीं गया था। ये झूठ बोल रहा है। तभी इंस्पेक्टर शर्मा का फोन बजा। डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी। काउंटर के नीचे मिला खून राजेश का था। अब सारे सबूत विजय के खिलाफ चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। इंस्पेक्टर शर्मा ने रिपोर्ट विजय के चेहरे के सामने लहराई और दहाड़े, अब क्या कहोगे विजय? ये खून किसका है? ये भी झूठ है। तुमने सिर्फ अपने दोस्त को धोखा नहीं दिया, तुमने उस भगवान को भी धोखा दिया है जिसके सामने तुमने कस्में खाई थी। भगवान और कसम का नाम सुनते ही विजय टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। उसका सारा नाटक, सारा झूठ आंसुओं में बह गया। उसने कांपते हुए कबूल किया, हाँ साहब, मैंने ही राजेश पर हमला किया था। नेहा और पैसों की जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। उस रात जब हमारी लड़ाई हुई तो मैंने गुस्से में उस पर रॉड से वार कर दिया। उसके सिर से खून बहने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे लगा वो मर गया है। मैं बहुत डर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उसकी लाश को ठिकाने लगाने का सोचा। मैंने उसे गाड़ी में डाला और शहर के बाहर बने उस पुराने वीरान शिव मंदिर के पीछे फेंक आया, जहां कोई नहीं जाता। फिर मैंने वापस आकर दुकान में लूटपाट का नाटक रचा और बकरे का खून फैला दिया ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं कातिल नहीं बनना चाहता था। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्नरा गया। दोस्ती की इतनी खौफनाक शक्ल किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन इंस्पेक्टर शर्मा के लिए एक उम्मीद की किरण जागी थी। वीरान शिव मंदिर। उन्होंने तुरंत वायरलेस पर अपनी टीम को उस मंदिर की लोकेशन की तरफ कूच करने का आदेश दिया। हर किसी की सांसें अटकी हुई थी। क्या राजेश जिंदा होगा या पुलिस के हाथ सिर्फ एक और लाश लगेगी? पुलिस की गाड़ियां
उस सुनसान रास्ते पर हवा से बातें कर रही थी और आखिरकार वो उस खंडहर जैसे मंदिर के पास पहुंची। चारों तरफ घना जंगल और डरावना सन्नाटा था। पुलिस ने टॉर्च की रोशनी में राजेश को खोजना शुरू किया और फिर एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पीछे पत्तों के ढेर में उन्हें एक हलचल दिखाई दी। ये राजेश था। वो जिंदा था। उसकी सांसें चल रही थी। सिर पर गहरी चोट थी, लेकिन वो जिंदा था। उसे उस मंदिर के पुजारी ने सुबह देखा था, जो रोज की तरह मंदिर में दिया जलाने आए थे। उन्होंने ही राजेश को पानी पिलाया और उसके घाव पर जड़ी बूटियां लगाई थी। पुजारी ने कहा, इसे मैंने नहीं, स्वयं भोलेनाथ ने बचाया है। मौत के मुंह में जाकर भी जिसकी सांसें चल रही हों, उस पर भगवान की कृपा ही होती है। ये सुनकर हर किसी ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। अगर आप भी मानते हैं कि विश्वास में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट जरूरी कीजिए। राजेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कुछ दिनों बाद जब उसे होश आया, तो उसके सामने नेहा और उसके मां बाप थे। उसकी आंखों ने किसी और को भी खोजा, शायद विजय को। इंस्पेक्टर शर्मा विजय को लेकर अस्पताल पहुंचे। हथकड़ियों में जकड़ा विजय अपने दोस्त को जिंदा देखकर रो पड़ा। वो राजेश के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दे राजेश, मैं शैतान बन गया था। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। राजेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन नफरत नहीं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें माफ किया विजय, क्योंकि नफरत करना मैंने सीखा ही नहीं। लेकिन तुमने मेरी नहीं, हमारी दोस्ती की आत्मा की हत्या की है। उस भरोसे को तोड़ा है जो किसी भी रिश्ते की नींव होता है। इसकी सजा तुम्हें कानून और मेरा ईश्वर दोनों देंगे। विजय को उम्र कैद की सजा हुई। राजेश ठीक होकर नेहा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने अपने गांव लौट गया। उसने अपनी बचत के पैसों से अपनी मां के लिए एक घर बनाया और गांव के उसी शिव मंदिर का गुंबद पूरा करवाया, जहां कभी उसने दोस्ती की कसम खाई थी। आज भी जब वो उस मंदिर में जाता है, तो भगवान का शुक्रिया अदा करता है, एक नई जिंदगी देने के लिए और शायद एक सबक सिखाने के लिए भी, कि दोस्ती का रिश्ता शीशे की तरह होता है। एक बार दरार आ जाए तो चेहरा धुंधला ही नजर आता है। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखिए और अपने करीबियों की आंखों में छुपी किसी भी जलन या बदलाव को वक्त रहते पहचान लीजिए, क्योंकि हर अपराध होने से पहले कोई न कोई संकेत जरूर देता है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसी ही आंखें खोल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।